साल 2022 के चंद ही दिन बचे हैं। कुछ अच्छी बुरी यादों के साथ इस साल को अलविदा करते हुए साल 2023 के स्वागत का समय अब नजदीक है। नमस्कार, आपका स्वागत है स्पॉटलाइट में और मैं हूं आपके साथ राजेश सिंह। साल की शुरुआत में ही कई बड़ी हस्तियों के निधन के बाद लगने लगा था कि शायद ये साल और अच्छा नहीं रहेगा, और इसके बाद घटी रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का असर पूरी दुनिया पर हुआ, और इस जंग के कारण महंगाई की जो आग भड़की उसने दुनिया की कई बड़ी इकॉनमी को ध्वस्त कर दिया। हालांकि भारत ने काफ़ी हद तक ऐसी परिस्थितियों में भी खुद को संभाले रखा, लेकिन समय बीता और कई अच्छी खबरें भी सामने आई। देश में 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न बने, ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा इकॉनमी बना। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार को और तेजी से बढ़ने का अनुमान जताया, वो भी तब जब कई बड़े देश रिसेशन के डर में जी रहे हैं। और साल के आखिरी महीने में भारत को मिली G20 की मेजबानी, जिसके बाद लगने लगा कि यही नया भारत है जो न झुकेगा और न रुकेगा, केवल आगे और आगे बढ़ेगा। तो आज के इस खास कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ अच्छी बुरी यादों को ताज़ा करेंगे और आने वाले साल भारत की इकॉनमी के लिए कैसा होगा इस पर बात करेंगे, जिसके साथ लिए हमारे पास एक खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ होगा। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। साल 2022 बीतने की दहलीज पर खड़ा है और नया साल यानी 2023 मुहाने पर। लेकिन पुराना साल जाते जाते हमारी यादों में कुछ नए पन्ने जोड़ कर जाता है, और कुछ ऐसी ही कहानियां ये साल भी छोड़ कर जा रहा है। बात अगर साल 2022 की हो तो रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को भुलाया नहीं जा सकता, जहां पूरी दुनिया इस साल मंदी की आहट से जूझ रही है। ऐसे में इस जंग ने पूरी दुनिया के सामने कई बड़े संकट पैदा कर दिए हैं। रूस यूक्रेन के बीच जंग की सबसे बुरी तस्वीर क्रूड की कीमतों के तौर पर सामने आई है, जिसका असर ये हुआ कि पूरी दुनिया को महंगाई ने अपने आगोश में ले लिया। इस जंग के कारण यूरोप समेत दुनिया भर में गैस का संकट भी बढ़ गया है। रूस युद्ध का प्रत्यक्ष असर गेहूं पर भी पड़ा है। ऐसे में ये युद्ध अभी भी देशों की जेब और लोगों के पेट पर असर डाल रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग के कारण अप्रैल आते आते दूसरे देशों समेत भारत में भी महंगाई की आग भड़क चुकी थी। हालात इतने पेचीदा थे कि मई में एक इमरजेंसी बैठक करते हुए रिजर्व बैंक ने 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। मई में शुरू हुआ ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला दिसंबर तक जारी है। वहीं बीते कुछ सालों में स्टार्टअप भारत के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। पेटीएम जैसे फिनटेक हो या बायजूस जैसे एडटेक या फिर नायका जैसे दूसरे स्टार्टअप, जिन्होंने आम लोगों के साथ ही सरकार का भी विश्वास जीता। कोरोना काल में इन स्टार्टअप का कारोबार कई गुना बढ़ा। 2020 और 2021 में भारत से रिकॉर्ड यूनिकॉर्न पैदा हुए। साल 2022 में भी देश को करीब 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न मिले हैं और ये कारवां 100 के आंकड़े को छू गया है। भारत के लिए 2022 की बड़ी उपलब्धियों की बात जब भी होगी तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी भारत को अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें पायदान पर पहुंचने की कहानी को नहीं भुलाया जा सकता। जिस ब्रिटेन ने भारत पर दशकों तक राज किया, भारत अब उस ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। साल 2022 में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में काफी बदलाव हुए। कई छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में विलय का फैसला भी बड़ा और अहम मुद्दा रहा। पीएनबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक को मिलाकर एक कर दिया गया और पंजाब नेशनल बैंक देश का दूसरा सरकारी बैंक बन गया। वहीं केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक का भी विलय किया गया। अब देश में सिर्फ 12 पीएसयू बैंक रह गए हैं। प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय का भी ऐलान किया गया। कोविड के बाद ऑनलाइन खरीदारी में जबरदस्त बूम मिला। लोगों को घर बैठे शॉपिंग का विकल्प ज्यादा बेहतर लगा और 2022 में ऑनलाइन खरीदारी पिछले 4 सालों के रिकॉर्ड स्तर को छू गया। 2022 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी मुनाफे का सौदा साबित हुआ। इस साल देश के 7 बड़े शहरों में मकानों की जबरदस्त बिक्री हुई। पर अच्छी खबरों के बीच कुछ बुरी खबरें भी आई। बिलियनियर राकेश झुनझुनवाला, राहुल बजाज, साइरस मिस्त्री और विक्रम सिरलुस्कर जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट इस दुनिया से रुखसत हो गए। 2022 में दुख की घड़ियां सिर्फ कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आई। साल की शुरुआत में ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के तौर पर मशहूर लता मंगेशकर की मौत हो गई। लता मंगेशकर के जाने के गम से बॉलीवुड उभरा भी नहीं था कि भारतीय सिनेमा के डिस्को किंग कहे जाने वाले बप्पी लहरी का भी निधन हो गया और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए गम के पल यही नहीं थमे। साल 2022 में सिंगर के यानी कृष्ण कुमार कुनत मई के महीने में एक लाइव शो कर रहे थे और तभी अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी जान चली गई। इसके अलावा कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव,
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस्तादों में से एक पंडित शिव कुमार शर्मा समेत कई और हस्तियों को साल 2022 ने हमसे छीन लिया। अब अगर गम झेला है तो ये भी सच है कि भारत ने साल 2022 में उपलब्धियों की कई इबारतें गढ़ी हैं। भारत 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है और ये भारत के लिए एक मौका होगा कि वो दुनिया के सामने अपना एजेंडा ला सके और ये बता सके कि आने वाले सालों में भारत दुनिया की 3 बड़ी इकोनॉमी में से एक होगा। ET नाउ स्वदेश। तो भारत के लिए 2022 कैसा रहा और 2023 कितनी चुनौतियां लेकर आएगा, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुनील अलग जी हैं जो कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, हमारे साथ हरविंदर साहनी जी हैं जो कि फाउंडर हैं वजीर एडवाइजर्स के, और हमारे साथ DK जोशी हैं जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट है क्रिसिल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले DK जोशी साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। अगर हम दुनिया के बाकी देशों के तुलना में देखें भारत की इकोनॉमी को, तो आपको क्या लगता है कि 2022 में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा और आने वाले सालों में इंडिया की ग्रोथ रेट कैसी रह सकती है? नहीं, देखिए 2022 में जैसा कि आपने भी अभी रिपोर्ट में बताया, एक तरह से मिक्स्ड परफॉर्मेंस था, बट इंडिया जो ग्रोथ रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7% का इस साल, तो एक तरह से ग्रोथ आउट परफॉर्मर ग्लोबली रहा है। उसी की वजह से हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन पाए हैं। तो ये तो ओवरऑल ग्रोथ की बात है। जहां सिरदर्दी पैदा हुई वो है महंगाई की दर में, जो करीब 6.8% के आसपास हमारी उम्मीद है कि एवरेज रहेगा, पर RBI के लिए वो अभी भी एक तरह से सिरदर्द बना ही हुआ है, हालांकि महंगाई थोड़ा नीचे आई है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोविड का जो असर है वो काफी कम हो गया। हालांकि अभी दोबारा बात चल रही है उसकी साल के अंत होने में, पर कोविड का असर खत्म होते ही जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं उनमें बहुत जबरदस्त रिबाउंड आया और उसने काफी हद तक इकोनॉमी को सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने भी अपना फोकस इन्वेस्टमेंट्स की तरफ रखा, जिस वजह से ग्रोथ को सपोर्ट मिला। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी नहीं रिवाइव हो रहा है, बट थोड़ा बहुत कुछ सेक्टर्स में थोड़ा मूवमेंट देखी गई है। तो कुल मिला के ओवरऑल इस साल की ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अगले साल के लिए थोड़ा चिंता इसलिए बनी हुई है, एक तो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन की बात की जा रही है और खासकर US और यूरोप, जो हमारे करीब 33% एक्सपोर्ट्स हमारे वहां जाते हैं, उनमें ऑलमोस्ट नियर रिसेशन की बात हो रही है। तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा अवश्य, क्योंकि अब एक इंटरलिंक्ड वर्ल्ड है, ग्रोथ साइकिल जो हमारे हैं और उनके हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए, तो थोड़ा बहुत असर उसका उसमें नजर आएगा। दूसरा यह है कि RBI जब महंगाई को काबू में लाने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसका असर तुरंत नहीं पड़ता, उसका असर 3 या 4 क्वार्टर के बाद पड़ता है। तो जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हमने इस साल देखी है उनका असर भी अगले साल दिखाई देगा। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हमारा मानना यह है कि ग्रोथ करीब 6% के आसपास रहेगी और अगले साल जो है वो डोमेस्टिक डिमांड की रेजिलियंस का एक्चुअल टेस्ट होगा, क्योंकि ग्लोबल डिमांड जो है वो उसमें स्लो डाउन आएगा। तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो अगले 4-5 सालों में कई चीजें हैं जो हमें सपोर्ट करेंगी, जैसे कि कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, लेवरेज कम है, कॉर्पोरेट सेक्टर की क्षमता है कि वो इन्वेस्ट कर सके। साथ साथ बैंकिंग सेक्टर हमारा काफी अच्छी कंडीशन में है, वो इकोनॉमी को सपोर्ट करने की हालत में है। NPAs कम है, बैंकिंग सेक्टर वेल कैपिटलाइज्ड है, जो रिफॉर्म्स जैसे GST का फायदा हमें मिल रहा है। तो ये सब चीजें आपको मीडियम टर्म में ग्रोथ के लिए सपोर्ट करेंगे और हमारा ये मानना है कि 6.5% प्रतिवर्ष की रफ्तार से इंडिया आगे बढ़ सकता है, जो उसको एक तरह से अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बनाएगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया की ग्रोथ रेट को अपर रिवाइज किया और बोला है कि 6.8-6.9% के बढ़ सकता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि हमारे पास 2023 में सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हम डोमेस्टिक डिमांड को कितना बढ़ा सकते हैं। सुनील अलग साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे। फेस्टिवल सीजन में हमने देखा कि पिछले 4 सालों के मुकाबले इस साल सबसे ज्यादा सेल हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि 2023 में ये डोमेस्टिक डिमांड में ये बढ़ती रहेगी या इस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा? अब देखिए, जो FMCG जो बिजनेस है जिसमें मैं हूं, वो कहते हैं कि रूरल डिमांड बढ़ रहा है। अभी उनके पास पैसे हैं, चाहे हम जितना भी डिबेट करें अपने आप में कि मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए सेविंग रेट कम हो गया है, लेकिन रूरल डिमांड में कोई कमी नहीं आई है, अभी तक कोई कमी आई नहीं है और 2023 में भी बढ़ेगा।
तो अगर रूरल डिमांड है तो जितने एफएमसीजी कंपनीज हैं वहीं पे जाएंगे, उनका कोई डिमांड में कम नहीं होने वाला है। और अर्बन डिमांड जो कह रहे हैं स्लो डाउन होगा, अगर फरवरी के बजट में उनके हाथ में, मिडिल क्लास के हाथ में अगर पैसे आ जाएं तो फिर डिमांड अर्बन भी बढ़ेगा। तो इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। लेकिन 2022 में हमें जितने पॉजिटिव्स मिले हैं और जितने नेगेटिव्स मिले हैं, पॉजिटिव में तो हम कितना देखो, हमारा जिस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हैंडल किया है, जितने ऑयल प्राइसेस जो हम खरीद रहे हैं वो कम है कंपेयर टू एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। तो जो रशिया में और यूक्रेन में जो उन्होंने मैनेज किया है उनको कि हमारा देश पहले आएगा, तो वहां पे तो ऑयल प्राइसेस भी कम हो गए हैं। एक्सपोर्ट अगर यूरोप में थोड़ा कम हो जाए तो उसका दूसरी बात, इन्फ्लेशन हमारा 7% है, यूके में 11% है, 8% है, 9% है अमेरिका में, सब जगह इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो सेविंग्स रेट कम हो गया है। लोग अभी बैंक में ज्यादा नहीं पैसे अपने पास शायद रख रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि भाई साहब 2023 में ठीक होगा कि नहीं, तो उसी हिसाब से सेविंग रेट भी बढ़ने की होप है। देखिए जॉब्स जो हैं वो स्लो डाउन हो गए हैं, नो क्वेश्चन इन माय माइंड कि भैया जॉब्स का कंसंट्रेशन जो गवर्नमेंट सोच रही है कि भाई साहब पहले पुअर का ख्याल रखो। उन्होंने पूरा पैसे 2 साल के लिए कोविड का भी अभी का भी सब फ्री दिया उनको, इसलिए रूरल डिमांड बढ़ रहा है। लेकिन अब मिडिल क्लास का कुछ सोचो, 300 मिलियन के बारे में अगर 1 फरवरी को उनको बजट ठीक कर रहे थे तो फिर इंडिया तो बढ़ने का सवाल ही नहीं उठता है। देखो इंडिया इज नोन फॉर स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। हमारा पोजीशन इतना अच्छा है, अब कोई गड़बड़ ना करने से अपने आप ही इकोनॉमी बढ़ेगी, और बढ़ेगी इतनी इस तरह के हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को कुल्हाड़ी मारेंगे किसी ना किसी तरह से तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी तो पुश करना है पूरे इकोनॉमी को। ठीक कहा कि इंडिया जो बजट है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और मिडिल क्लास को शायद बजट में मिले भी इस बार, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट का लास्ट फुल फ्लेज बजट है। अगला बजट जो आएगा वो शायद इंटरिम बजट होगा, क्योंकि इलेक्शंस ड्यू होंगे 2024 में। हरमिंदर साहनी साहब, आपके पास अब आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि ये डिमांड जो है 2023 तक बनी रहेगी? जैसा कि आरबीआई ने भी कहा है कि रूरल डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स के भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अगर हम लग्जरी एसयूवीज की बात करें, घरों की बात करें, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट वेटिंग लिस्ट चल रही है, कई लग्जरी गाड़ियां में लोग ले नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको 2023 में, आपके हिसाब में, अगर मिडिल क्लास को बजट में कुछ मिलता है उसके हिसाब से ये डोमेस्टिक डिमांड कितना बढ़ेगा? डोमेस्टिक डिमांड की इन तीनों तरफ से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेट्स से लग्जरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं, तो लग्जरी कंज्यूमर्स का जो भी हम काफी ग्राउंड लेवल के ऊपर अपने क्लाइंट्स के लिए या खुद के लिए जो सर्विस करते हैं, उसमें एक ही बात बार बार निकल के पिछले 12 से 18 महीने में आई है कि जितना खर्चा ये लोग बाहर करते थे, चाहे वो बाहर ट्रैवल करने में या बाहर छुट्टियों में करते थे, काफी हद तक वो पैसा पिछले 2020 के बाद से खर्च ही नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 3 साल आज पूरे होने को आ रहे हैं। अब फिर से दोबारा ट्रैवल शुरू हुआ है, लेकिन सिर्फ वही लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं जो सीजन ट्रैवलर्स हैं, लॉन्ग टर्म जिनके पास वीजा थे या जिनके अपने वहां पे रहने का ठिकाना है या आदि फैमिली है। लेकिन बाकी लोग जो ट्रैवल करते थे उन लोगों का इंटरनेशनल ट्रैवल हो ही नहीं पा रहा है। तो वो जो पैसा है सारा, अब वो कहीं तो खर्च होने वाला है, तो डोमेस्टिक की छुट्टियों में हो रहा है या लग्जरी गुड्स खरीदने में हो रहा है। किसी भी रिजॉर्ट में, किसी भी होटल में पिछले 1 साल में देख लीजिए, आपको जगह नहीं मिलती है, आपको प्रीमियम देना पड़ता है। जो एवरेज प्राइस आप सोचते थे उससे 1.5 गुना प्राइस के ऊपर भी जगह नहीं मिलती है। सिमिलरली लग्जरी आइटम्स की बात करें, रोलेक्स की वॉच लेने के लिए आज शायद अपना प्रोफाइल देने के बाद भी लोगों को 3 साल वेट करने की जरूरत है कि बैठ के वेट कीजिए प्रोफाइल भी एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। भाई 10 लाख की घड़ी ले रहा है आदमी, उसका प्रोफाइल जानना चाहते हैं वो लोग, फिर वेटिंग लाइन में डालना चाहते हैं। तो वहां डिमांड, और ऐसा कुछ नहीं है कि अगले 2, 4, 6 महीने में इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ गया, इन्फ्लेशन 2% बढ़ गई, इस पे कोई असर आएगा, वो नहीं आने वाला। और बेस लेवल पे तो इनकम बढ़ी रही है, और फिर खर्चे बाहर जो होते थे वो नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ दिखाई देंगे, डोमेस्टिक डिमांड दिखाई देगी। फिर आते हैं हम लोअर एंड के ऊपर, रूरल मार्केट में आते हैं। तो सुनील जी ने जिस तरह से कहा कि वहां सरकार का सपोर्ट इतना बना रहा है, लगातार बना रहेगा, तो वहां तो डिमांड कम होने का चांस ही नहीं। और बेस इतना लो है कंजम्पशन का लोगों का कि कोई भी ऐसा नहीं होता कि, और फिर इन चीजों से, महंगाई से या ब्याज से, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है इन चीजों से, दोनों से। या तो सरकार सपोर्ट करेगी, महंगाई बढ़ेगी, तो जिसको देना है मजदूरी का पैसा पूरा देगा ही देगा, काम कराना है तो उनके लिए कोई ऐसा चैलेंज कभी भी नहीं आया। सप्लाई साइड के ऊपर इशू आने लगे
फिर एक अलग बात होती है जो कि इंडिया की कहानी थी। हम हमेशा इस चीज को भूल जाते हैं कि एक समय पे हमारे यहाँ सप्लाई का भी एक सबसे बड़ा जो इशू था, उसके कारण ही कंजम्पशन नहीं बढ़ती थी। कोई बाहर तो निकलेगा नहीं कि नहीं मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, सामने चीज दिखेगी आदमी खरीदेगा, और पैसा भी है, चीज भी दिख रही है, तो डिमांड बढ़ती चली जा रही है। मिडिल क्लास की जहां तक बात करते हैं, पहले तो वो नंबर ही डिबेटेबल हो जाता है कि है कितने लोग ये, और उसकी डेफिनेशन क्या है, कितने उसमें सरकारी नौकरी वाले लोग हैं जिनका कोविड में भी 1 रुपया नहीं कटा, उनको डीए भी मिलता रहा, उसमें जो परसेंटेज थी जिन लोगों की सैलरीज कट गई, या कुछ लोगों की अगर जॉब्स जा रही है कि एट्रिशन हो रहा है, अपने स्टार्टअप्स में कुछ हो रहा है, या कुछ आईटी कंपनीज में कुछ हुआ, उन सारी चीजों देखिए नंबर इतने छोटे आते हैं कि वो डेफिनेशन आती नहीं है। मिडिल क्लास, असली मिडिल क्लास आती है वही जो ये स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस चला रहे हैं, दुकानदार लोग हैं, राइट, लोकल इकोनॉमी चलती है। कोई पूछे आज की डेट में भाई एक शहर में जाते हैं भागलपुर की इकोनॉमी कैसे चलती है, राइट, वो वहां के लोकल उससे ही चल रही है, वो सारी आपस में लोग खरीद बेच रहे हैं, उसी से चले जा रही है। या कोई कहे सोनीपत में क्या होता है, तो फिर वहां भी वैसे ही चले जा रही है। तो वहां हर जगह जो नीचे से बबलिंग है, मिडिल क्लास तो दोनों तरफ से उसका फायदा होता है मिडिल क्लास का। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल जो वही बात मैं भी यही कहना चाहूंगा भी, हमें ऐसे समय में बैठे हम लोग कि हमें कुछ अब छेड़ने की शायद जरूरत नहीं है ज्यादा, लेकिन छेड़ेंगे और उसके कारण कुछ गलत कर बैठेंगे तो नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े इश्यूज हैं, चाहे कितना भी लोग कहें, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आम आदमी को बहुत सारी चीजों की सुविधाएं बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ, चाहे जीएसटी का कितना वो करे, लेकिन जीएसटी ने बहुत सारी समस्याएं कम भी की, कंप्लाइंसेस बढ़ी, लेकिन और चीजें बहुत कम भी हुई। लोगों को जो रिफंड आने शुरू हुए, अब आदत पड़ गई है तो लोग कहते हैं रिफंड तो आता ही आता है, लेकिन ये कंप्लाइंस क्यों मांगते हैं, राइट। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के देखें तो एक स्टेबल सी सिचुएशन है, पॉलिसी साइड के भी ऊपर ठीक चीजें की गई हैं। अब यहाँ एक ही चीज जो मुझे लगता है इन तीनों को जो इम्पैक्ट करने वाली है, और जो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, हम कहते हैं, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कहते हैं यूके से एफटीए होने वाला है, एफटीए हो जाएगा, ऑर्डर आने लगेंगे, चाइना प्लस वन है, ऑर्डर आई, कैपेसिटी किधर है? सिमिलरली हम 7-8-9% की ग्रोथ पे जाने की बात करें, कैपेसिटी कहाँ है इस लोड को लेने के लिए? वो एक चीज जो है ना कहीं वो हमारे को सिर्फ एक ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में सिर्फ वही डिमांड साइड से कोई इशू नहीं आ रहा सप्लाई से, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं हमारे को स्लो डाउन करने की कोशिश हो सकती है, और उसके अंदर कितना लाया गया है, कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछना है। सरकार वहां क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर वहां क्या कर रहा है। बाकी तो खरीदने वाले भी है, बेचने वाले भी है, पैसा भी है, माहौल भी है, सारी चीज बनी हुई है। और 22-23 के बीच में एक तारीख आएगी, 31 दिसंबर 1 जनवरी की, उसे कुछ नहीं बदलने वाले, नॉर्थवर्ड ही है ट्रेंड। ये हम इतना बुरा समय यूक्रेन कि वो वॉर का बढ़ रही है और वो बढ़ती रहेगी। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करें तो हमारे फुटफॉल्स जो हैं वो 4,28,000 30,000 तक जा रहे हैं, डिस्पाइट ऑल और एवरीथिंग नेगेटिव। तो डीके जोशी साहब, हम आपके पास आना चाहेंगे, आपसे ये समझना चाहेंगे कि चाइना में जो क्राइसिस हो रही है उसका कितना फायदा भारत को मिल सकता है। अगर वर्ल्ड में क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है, तो इन्वेस्टमेंट पर उसका असर पड़ेगा। क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आने वाले सालों में या 2023 में 24 में बढ़ेगा, या वहां पे इंपैक्ट होगा अगर कोविड क्राइसिस बढ़ता है तो? देखिए, कोविड क्राइसिस जो है वो किस तरह से प्ले आउट करेगा ये कह पाना मुश्किल है, और क्या नया वेरिएंट, ये तो आपको एपिडेमियोलॉजिस्ट से पूछना पड़ेगा। तो एक तरह से ये नया खतरा पैदा हो गया है जिसको मॉनिटरिंग की जरूरत है। उसके अलावा आई थिंक दो दुनिया में हो रहा है वो अब सप्लाई चेन्स का डाइवर्सिफिकेशन है। तो लोग अब रेजिलियंस की तरफ ज्यादा फोकस कर रहे हैं, एफिशिएंसी की तरफ उतना ज्यादा फोकस नहीं है। तो रेजिलियंस का मतलब ये है कि फ्रेंड शोरिंग, नियर शोरिंग, इन सब के तहत इंडिया का भी मतलब जो सप्लाई चेन लिंकेज है वो इम्प्रूव होगा। यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएंगी। कितनी इन्वेस्टमेंट आती है ये इस पे निर्भर करेगा कि हम कितने कॉम्पिटिटिव हैं, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश नहीं है जहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी। ये अभी तक जो सिलसिला हमने देखा है वो ये है कि वियतनाम ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है, पर ये सब छोटे देश हैं। तो इंडिया के पास एक तरह से इस समय अपॉर्चुनिटी है कि वो फॉरेन कैपिटल को अब्जॉर्ब करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अब्जॉर्ब करने के लिए अपनी नीतियों को थोड़ा और सुधारे, और उसके और एफटीए वगैरह जो हो रहे हैं इनसे भी धीरे धीरे हमको फायदा मिलेगा। तो एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ मुझे लगता है उसका रुख होगा, बढ़ेगी। कितना होगा ये उस पर भी निर्भर करेगा कि हम कितना उसको अपनी मतलब क्षमता को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि पीएलआई सेक्टर में 14 सेक्टर में गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम लाई है, और उसका फायदा जैसे हम देखें मोबाइल में, खासकर मोबाइल हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। 5 साल 7 साल पहले तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, तो वहां फायदा मिला। क्या आपको लगता है कि बाकी जो 13-14 सेक्टर्स में पीएलआई स्कीम लाई गई हैं वहां आने वाले सालों में हमें फायदा मिलेगा?
देखिए, पीएलआई स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा अभी दो जगह हुआ है, एक तो फार्मास्यूटिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, जैसा कि आपने बताया। अब आगे चल के ये अगले साल हमारी उम्मीद ये है कि अब सोलर पैनल्स वगैरह में फोकस और बढ़ेगा, तो धीरे धीरे ये बाकी कैटेगरीज जैसे स्पेशलिटी स्टील्स और टेक्सटाइल और जो भी उन्होंने आइटम्स रखे हैं इसके अंदर, उनमें थोड़ा मुद्दे हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की आवश्यकता है। पर धीरे धीरे अभी इससे सबसे बड़ा फायदा पीएलआई स्कीम का ये हुआ है कि इस समय अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल भी है, उसके कारण डोमेस्टिक अनसर्टेनिटी भी बढ़ती है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास अगर पैसा है भी तो वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने में थोड़ा कंजूसी दिखाते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी में कोई नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। तो इस स्थिति में एक तरह से प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को फास्ट फॉरवर्ड करना कुछ सेक्टर्स में जिनमें जो स्ट्रेटेजिक हैं, तो सरकार ने एक बड़ी अच्छी स्कीम के थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ावा दिया है। तो ये मुझे लगता है कि ये अभी और शायद इस तरह की कुछ और स्कीम भी आने की मुझे उम्मीद है, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, और इंफ्रास्ट्रक्चर हम में फोकस भी है, साथ साथ हम ऐसी स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे जिनसे कि थोड़ा फास्ट फॉरवर्डिंग हो जाए मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सुनील अलग साहब, आपके बताने से आपने एक मुद्दा उठाया कि जॉब्स कि जॉब्स नहीं बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जैसा कि गवर्नमेंट के जो रिसेंट इनिशिएटिव हुए हैं, जैसे पीएलआई स्कीम में 14 सेक्टर में आए हैं, उसके चलते, या अगर ग्लोबली प्रॉब्लम होता है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में कम आता है, तो हमें अपने जॉब्स को बढ़ाना, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी सरकार के लिए, जहाँ की भारत जैसे देश के लिए जहाँ 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो वो क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले सकती है जिससे आपको लगता है कि जॉब्स के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाए हम? अब देखिए, हर एक जो चीज है हम सोचते हैं कि वी वांट इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड, जो अंग्रेजी में कहते हैं। भाई साहब 12 महीने में 6 महीने में रिजल्ट होना चाहिए। जितना उन्होंने गवर्नमेंट ने किया है मेक इन इंडिया, आप पहले उसमें ले लीजिए ना। मेक इन इंडिया का मतलब है कि आप देखिए, कोई भी फॉरेन कंपनी भी अपना आके यहाँ पे बना सकता है, कोई ब्रांड बना सकता है। एप्पल के साथ जो मैंने देखा है, आज मैं आया था गोवा से, फिर भी एक एप्पल का जो सिंगापुर में था, उसने कहा देखो हम ला रहे हैं सारे, चाइना का प्रॉब्लम शुरू हो गया है तो एप्पल का प्रोडक्शन यहाँ पे आएगा, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट होगी। और जो अनस्किल्ड लेबर है वो जितना हम पोर्ट्स में, रोड्स पे जितना 1 साल 1.5 साल 2 साल बनाते रहो, अब हमें तो खर्च करना है। देखिए, पुराने जमाने में जब महाराजा और जब रहते थे तो कोई भी अगर फैमिन आता था तो एक महल बना देते थे। महल बना के मतलब के जो लोग थे उनको नौकरी मिलती थी, वो पैसा खर्च करते थे। गवर्नमेंट को जो खर्च करना है वो खर्च करते रहे, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना लोग कहते हैं कि भाई 6 महीने में शायद प्रॉब्लम आए, लेकिन 6 महीने और 1 साल पूरे देश में, मतलब कि आप सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप सोचें तो हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन जितने जवान हैं उनके लिए 1-2 साल में यूनिकॉर्न्स कितने हमने पैदा कर दिए हैं, 100 के करीब। 100 का यूनिफॉर्म अगर हम जू में ना डालें उनको और यूनिकॉर्न को घूमने दें तो ऑटोमेटिकली और भी बढ़ेगी ना। तो अब 1-2 साल का आगे देखना है, मोदी जी को आगे देखना है, और वो देख रहे हैं। देखिए, पुअर आदमी के लिए उनको तो पैसे देना ही देना है, वो तो देते रहेंगे। और मिडिल इनकम ग्रुप जो भी कह रहे हैं कम है, 200 मिलियन 300 मिलियन, इनके लिए जो सेविंग्स करते हैं उन्होंने सेव नहीं किया, अभी खर्च कर रहे हैं। तो वेरी रिच डजंट मेक अ डिफरेंस, वेरी पुअर वो गवर्नमेंट देख रही है। मिडिल इनकम ग्रुप का पिछले अगर कोविड के बाद हम देखें तो हमारा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ा। आप देखिए कि डीमैट अकाउंट हमारे यहाँ 12 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं। हरमिंदर साहनी साहब, आपसे पास आना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये मिडिल इनकम जो ग्रुप बोला जा रहा है, जो करीब 40 करोड़, करीब 40-45 करोड़ का पॉपुलेशन है, ये कितना बड़ा रोल प्ले करेगा भारत के ग्रोथ में आने वाले सालों में? सबसे बड़ा रोल यही प्ले करने वाला है, आप मुझसे अगर पूछे तो। क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखें, इंडिया के अंदर जितना हमारा इकोनॉमी, हमें 5000 साल लगे 1 ट्रिलियन पहुंचने में, उसका 20 साल लगे 3 ट्रिलियन पहुंचने में, और हम 5, 10 और 20 ट्रिलियन की जो बात कर रहे हैं, वो घूम फिर के 10, 20, 25, 50 इंडस्ट्रीज तो कर ही नहीं सकते हैं। तो ये मिडिल क्लास से ही निकल के आए हैं, जिन 100 यूनिकॉर्न्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो वहीं से निकल के आने वाली है बड़ी कंपनियां, वहीं से निकल के आने वाले प्रोफेशनल, यही लोग एम्प्लॉय करेंगे। रूरल से जो लेबर आएगी उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में वो करेंगे। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हमारा मुझे एक वायरस इंडिया में लगा था, एमबीए नाम का एक वायरस लगा था कि सब इंजीनियर्स एमबीए बनना शुरू हो गए, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही नहीं चाहता था, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग का शेयर श्रिंक होता चला गया।
अब ये एक यू टर्न दिखाई दे रहा है पिछले 5-6 साल से कि हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में फिर से इंटरेस्ट आने लगा है लोगों को। इवन यूनिकॉर्न्स में भी देखें तो चाहे ओला ने फैक्ट्री लगाई है, चाहे आपके क्लाउड किचन लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग अपने हाथ गंदे करने को फिर से तैयार हो रहे हैं। और उससे ही ये लोअर रूरल जो आएगा आदमी एंट्री लेवल की जिसको जॉब चाहिए, उसको भी मिडिल क्लास वाला एंटरप्रेन्योर देने वाला है, और मिडिल क्लास एंटरप्रेन्योर ही बिग लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग में एक जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स आई हैं, मुझसे अगर पूछें तो जितना गवर्नमेंट कर सकती है शायद उससे 10-20% ज्यादा ही कर चुकी है गवर्नमेंट। ये तो प्राइवेट सेक्टर को और हम सब लोगों को ही उसके आगे रिस्पॉन्ड करना है, जॉब्स क्रिएट करने का काम एंटरप्रेन्योर्स का है। सरकार सिर्फ एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना सकती है। क्वेश्चन आपका कि मिडिल क्लास कितना रोल प्ले करेगी, मैं फिर से उसको दोबारा से एम्फेसाइज करता हूँ कि भारत को अगर आगे बढ़ना है अमेरिका की तरह, तो मिडिल क्लास ही उसको आगे ले जा सकती है। यूएस इज ए मिडिल क्लास कंट्री, और हमारे को भी वही बनना है कि दोनों तरफ ये नीचे के लोगों को आगे का रास्ता दिखाए, और आगे ऊपर से आने वाला जितना पैसा आ रहा है, कितने फैमिली ऑफिसेस, कितने फंड्स बनते जा रहे हैं, जितने अभी लोग हैं जिन्होंने पैसा बना था वो सब कह रहे हैं कि अरे अब हम तो इन्वेस्टर बनेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जाएगी कहाँ? इन्हीं को मिलने वाली है। इनके ऊपर है कितना लेते जाए, कितना उसको आगे बढ़ाते चले जाए। जो हमने स्टार्टअप इंडिया के अंदर रिकग्निशन दी है लोगों को, जिस तरीके से हमने new age बिजनेसमैन को हमने रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक उसी के ऊपर कंसिस्टेंटली काम दुनिया करते में रहेंगे। ये कोई अब जगह ही नहीं है जो कि अब इन्वेस्टमेंट आए। भारत जैसा बड़ा मार्केट, भारत जैसा बड़ा पॉपुलेशन और कहीं नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल डीके जोशी साहब आपके पास आना चाहेंगे हम। क्या आपको लगता है कि फॉर्चुनेटली भारत को 2023 में G20 की मेजबानी का भी ये मिला है? G20 को एक ब्रांड के रूप में क्या आपको लगता है कि भारत एक अपना एजेंडा डेवलप्ड नेशन के बीच में G20 के तहत 2023 में सेटल कर पाएगा, और उसका कितना उस ब्रांडिंग का या अपने अगर कुछ अपना एजेंडा वो वहाँ रख पाए, उसका फायदा भारत की इकोनॉमी में को मिलेगा? देखिए, अभी तो मुख्य मुद्दा तो ये है कि जो ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। तो उसमें आई थिंक मुझे लगता है इंडिया लीडरशिप दिखाने का इंडिया को एक मौका मिला है, तो वो उसी पे ज्यादा फोकस रहेगा, और उसका धीरे धीरे असर इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, पर वो किस तरह से पड़ेगा वो अभी कह पाना मुश्किल है। पर ये हाँ, लीडरशिप पोजीशन मिलने के कारण अभी इतनी प्रॉब्लम्स है ग्लोबली, उनको सॉर्ट आउट करना, उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले करना, ये एक अपॉर्चुनिटी जो है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस जंक्चर पे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 2023 कैसा होगा ये हम नहीं कह सकते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कोविड आने वाले दिनों में किस तरह से इम्पैक्ट करता है दुनिया को, और इसका इम्पैक्ट भारत पे भी पड़ेगा अगर कुछ होता है। लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, और वो बढ़ती रहेगी। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस किस तरह से डेवलप करता है उसका भी असर पड़ेगा। तो आज के लिए इस डिबेट का में हमारे पास इतना ही समय था। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह किसी नए टॉपिक पे हम फिर मिलेंगे आपके साथ स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए नमस्कार।